हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कवित गोयल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज मैं डिस्कस करूंगा कोरेलोज एस रिलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। Coriolis component of S relation. This S relation will always be associated with slider is sitting on a rotating body. तो ध्यान से देखिए एक वर्ड रोटेटिंग बॉडी। तो स्लाइडर का मूवमेंट किसी रोटेटिंग बॉडी के अंदर होगा जब भी कोरेलोज कंपोनेंट को हम यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जनरली क्या होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होती है, उसमें क्या होता है, सिलेंडर फिक्स होता है। आपका सिलेंडर क्या होता है, फिक्स लिंक होता है, उसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है। तो वहाँ पे पिस्टन का जो मूवमेंट हो रहा है वो रोटेटिंग बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, एक तरीके से फिक्स बॉडी के अंदर हो रहा है। तो वहाँ कोरेलोज कंपोनेंट हम यूज में नहीं लेंगे। लेकिन सपोज करो उसी सिलेंडर को अगर मैं रोटेट कराता हूँ और फिर उसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, तो वहाँ पे कोरेलोज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे, जैसे कि रोटेटिंग आईसी इंजन मैकेनिज्म में हम यूज लेते हैं। वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उसमें सिलेंडर भी रोटेट करता है और साथ में स्लाइडर भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे देते हैं, ए सी इजिकल्स टू 2v ओमेगा। तो ध्यान रखिए, v तो क्या है, लीनियर और ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और वेक्टर लगा दिया तो मीन्स दोनों की डायरेक्शन होगी। तो जो भी इसका एनालिसिस होगा उसमें डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ए सी इजिकल्स टू 2 इंटू वी इंटू ओमेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया रोटेटिंग आईसी इंजन मैकेनिज्म होती है, उसमें क्या होता है, सिलेंडर भी रोटेट करता है और साथ में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ स्लाइडर इंटू द स्लॉटेड बार इन ए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। हम सब जानते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होती है, जो कि इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का। उसमें क्या होता है, स्लॉटेड बार जो रोटेटिंग मूवमेंट करती है उसके साथ ही जो स्लाइडर है या पिस्टन है उसका भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो उस कंडीशन में कोरेलोज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आपको दिख रहा है ये। इसमें ये क्या है, जो ये पार्ट है, जो लाइन है, ये क्या है, स्लॉटेड बार, जिसके अंदर स्लॉट कटा हुआ है। उसके अंदर कितना स्लॉट करता है, जो आपका पिस्टन या स्लाइडर है उसकी साइज का। फिर उसमें क्या हुआ, स्लाइडर का मूवमेंट होता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको मैंने वी से शो कर रखा है। साथ में ये ओमेगा रोटेट करता है, मीन्स स्लॉटेड बार एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो जैसे इस डायरेक्शन रोटेट करेगी तो साथ में पिस्टन भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा, और साथ में पिस्टन क्या होगा, रोटेटिंग मोशन तो होगा उसमें, और साथ साथ उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी वो कर रहा है। तो इस कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में कोरेलोज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे। तो दूसरी कंडीशन देख लीजिए ऐसे ही, ये भी स्लॉटेड बार है, ये स्लाइडर है, और साथ में इसकी जो लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, और ये इस डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। साथ में स्लॉटेड बार को जो मैंने मोमेंट दे दिया वो दे दिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में स्लॉटेड बार भी रोटेट कर रही है, और साथ में इस डायरेक्शन में भी, और जो मोमेंट होगा वो पिस्टन का भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो पिस्टन यहाँ पे क्या कर रहा है, एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो रहा है और उसमें रोटेटिंग मोशन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम कोरेलोज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को यूज करेंगे। तो देखिए हम कैसे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये स्लॉटेड बार है, वही स्लाइडर है, और ये वेलोसिटी v है, और इस लाइन के अलोंग इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। और स्लॉटेड बार को जैसे मैंने रोटेट किया, मैं चाहता हूँ इसको जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो यहाँ से इसको मैंने ऐसे रोटेट करवा दिया स्लॉटेड बार को, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। जैसे स्लॉटेड बार यहाँ पहुँचेगा तो पिस्टन भी इसके ऊपर इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचा दिया कि इससे ज़्यादा ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो स्लाइडर की कुछ ना कुछ मोशन तो होगा, जो v उसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन ओमेगा जी इक्वल्स टू 0, जो स्लाइडर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन ओमेगा जी इक्वल्स टू 0, जो स्लॉटेड बार है उसकी कोई जो एंगुलर वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी एट द एक्सट्रीम पोजिशन, मीन्स ए सी जी इक्वल्स टू 0। तो एक्सट्रीम पोजिशन पे जो राइट साइड है वहाँ पे कोरेलोज कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए सी जी इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वी इंटू ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो इस कंडीशन में कोरेलोज कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ऐसे ही तो मैं दूसरी साइड में देखता हूँ, मैंने इस डायरेक्शन में जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको करवाया मैंने, तो यहाँ स्लॉटेड बार यहाँ इस कंडीशन में आ गई, साथ में स्लाइडर भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन और एज वेल एज रोटेटिंग मोशन करता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है।
उसके बाद ये भी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन होगी, स्लाइडर का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन जो स्लॉटेड बार है जो रोटेट कर रही है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मीन्स अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगी, तो ओमेगा जीरो हो गई। तो ए सी इजिकल्स टू क्या होता है, 2 × v × ओमेगा, तो ओमेगा जीरो हो गया, तो यहाँ भी ए सी इजिकल्स टू जीरो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मीन्स जो एक्सट्रीम कंडीशन है स्लॉटेड बार की, जो जहाँ से उसका जो डायरेक्शन चेंज होती है या तो क्लॉकवाइज से या एंटी क्लॉकवाइज में, तो वहाँ क्या होगा, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी जो भी डायरेक्शन चेंज होगी उसकी। तो जैसे डायरेक्शन चेंज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और सेम कंडीशन में जो कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं इस प्रॉब्लम पे कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में जहाँ एक्सट्रीम पोजीशन होती है स्लॉटेड बार की, वहाँ पे कोरिलेज कंपोनेंट जीरो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए वही स्लॉटेड बार है, उस पर स्लाइडर का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन है। और अब मैंने क्या किया, इस कंडीशन पे जो पिस्टन है उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया कि यहाँ से ऊपर आइए मूवमेंट नहीं कर पाएगा। लास्ट कंडीशन है इसकी, यहाँ के बाद पिस्टन भी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे पहुँच गया उसके बाद यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन आ गई फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ये क्या होगा, जो टॉप पोजीशन है यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे स्लॉटेड बार की एंगुलर वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन जो v इक्वल्स टू जीरो, जो लीनियर वेलोसिटी है जो स्लाइडर की, वो जीरो हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। इस पोजीशन के बाद में ये वापस इस तरफ मूवमेंट करेगा, और ऐसे ही नीचे की तरफ अगर ये यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से मूवमेंट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स ये डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी तो v इक्वल्स टू जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो जहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या होती है, 2 × v × ओमेगा, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस कंडीशन में जो कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब स्लाइडर भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, v इक्वल्स टू जीरो होता है। तो कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उस कंडीशन में भी जीरो हो जाता है। इस पर भी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कि जब भी स्लाइडर का जो मोशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, टॉप पोजीशन पे या बॉटम पोजीशन पे, तो उस कंडीशन पे v इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, और साथ में ए सी जो कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा है दोनों केस में दो केस हैं। एक केस है किसका, स्लॉटेड बार का। स्लॉटेड बार जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, मीन्स डायरेक्शन चेंज करता है क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो भी जीरो हो जाएगा। ऐसी दूसरी कंडीशन क्या होती है, स्लाइडर के केस में स्लाइडर भी क्या करेगा, जब अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी तो उस कंडीशन पे कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ऐसे ही वो एकदम एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। तो सेम कंडीशन है, जो चार एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, दो स्लाइडर की और दो स्लॉटेड बार की, तो दोनों कंडीशन पे क्या होगा, कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स पे बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो ये यूजफुल है। तो आज मैंने कवर किया है कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द स्लॉटेड बार मैकेनिज्म, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं। थैंक यू।